हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस स्टॉक मार्केट की। तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स लूज कर चुका है 2 दिन के अंदर यूएस मार्केट। और भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है अगर ओवरऑल देखा जाए यूएस मार्केट के अंदर, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की अनाउंसमेंट करी है। अगर हम यूएस के एवरेज टैरिफ रेट की बात करके चले तो पिछले 100 साल में सबसे हाईएस्ट नंबर है ये। अब चार्ट के अंदर देखो क्या होता था। ये 1900 सदी से पहले हुआ करता था 25% से ऊपर वाला सीन। उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद में 1930 के अंदर एक टैक्स लगाया गया। उसके बाद ग्रेजुअली घटा ही है, बट अभी एकदम झटके के अंदर भाई इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, जिसका कहीं ना कहीं हर जगह पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अगर हम जेपी मॉर्गन की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी 60% हो गई है। कुछ टाइम पहले ही 40% पे थे, अब कह रहे हैं 60% हो गई है। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करके चले, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने बोला है वी आर इन रिसेशन। उनके हिसाब से करेंटली रिसेशन में ही चल रहे हैं। उनका कहना है बिटकॉइन ही खाली बचा सकता है। बाकी उन्होंने बहुत बार पहले भी प्रेडिक्शन करी है कि भाई रिसेशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कई लोग इनको सीरियस नहीं लेते हैं, बट जेपी मॉर्गन भी कह रहा है और कहीं ना कहीं हालात तो खराब दिखाई दे ही रहे हैं। बाकी भाई यूएस में भी खतरनाक तरीके का प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। उनकी पार्टी मेंबर्स तक उनके अगेंस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है जो ये स्टेप ले रहे हैं ना, इसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बुरे रिजल्ट्स आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई अच्छे दिन आ सकते हैं, आपको बस अभी थोड़े टाइम के लिए ये चीज झेलनी है, बाद में सब कुछ बेटर हो जाएगा। लेट्स सी, ये तो टाइम ही बताएगा। बट मुझे कहीं ना कहीं अच्छी फील नहीं आ रही इन सारी चीजों से, क्योंकि सब रिटेलिएट करेंगे। चाइना कर चुका है, जर्मनी ने अभी रिसेंटली ही साइन दिया है, कनाडा वाले तो बोल रहे हैं वो पगला गए हैं, इनके खुद के बंदे बोल रहे हैं पगला गए हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आके बोलते हैं भाई पगला गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का यूएस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो वो $3 ट्रिलियन के क्लब से नीचे आ गया है, क्योंकि एप्पल को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इससे। इनके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी मौके पे चौका मारा है टिम कुक ने। एप्पल के शेयर्स $24 मिलियन के उन्होंने बेच दिए 2 अप्रैल को। मतलब मार्केट क्रैश करने से पहले ही उन्होंने निकाल दिया। अगर कंपनी लेवल पे बात करके चले तो कंपनी धीरे धीरे करके बायबैक कर रही है। तो क्या एप्पल बाउंस बैक कर सकता है? तो जो एप्पल इंटेलिजेंस ये ढंग से नहीं बना पा रहे, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या एप्पल इंटेलिजेंस बन चुकी है बैकग्राउंड में, इसलिए बायबैक चल रहा है। बाकी वीजा वालों ने भी $100 मिलियन की एक बिड करी है कि मास्टर कार्ड को अपने नेटवर्क से रिप्लेस कर दो। बेसिकली एप्पल का जो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। माना जा रहा है जो टैरिफ लगाया गया है इसकी वजह से आईफोन के प्राइस $2300 तक पहुंच सकते हैं। अगर एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें तो आईफोन 16 जो कि ऑलमोस्ट $800 का आता है, वो $1142 का पहुंच जाएगा। आईफोन 16 प्रो मैक्स जो $1600 के आसपास का आता है, वो $2300 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर थियोरिटिकली देखा जाए तो अगर एप्पल आईफोन ब्राजील के अंदर बनाता है तो वो एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसको डॉज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ कुछ प्रोडक्शन को वियतनाम और इंडिया में शिफ्ट तो किया है। बट यूएस का जो ज्यादातर एक्सपोर्ट है वो चाइना पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। अगर हम सुंदर पिचाई की बात करके चले तो उन्होंने भी गूगल के शेयर $5.5 मिलियन के बेचे 2 अप्रैल को। बेसिकली सबको लग रहा था कि भाई मार्केट क्रैश करने वाली है, इट्स बेटर बेच दो पहले ही। गूगल अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा था, फिर भी शेयर बेच दिए गए और मुनाफे में बेचा गया है। कहा जाए तो $157 के आसपास रेट बेचा गया है और 147 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब एक शेयर के ऊपर $10 का फायदा, कि हम कह सकते हैं 7% के आसपास का फायदा। बाकी यूएस के रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो मार्केट में बहुत बिलीव कर रहे हैं भाई। $4.7 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया 3 अप्रैल को। मतलब मार्केट क्रैश करी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भागे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर ध्यान दे रहे हैं। कोविड के टाइम पे मार्च के अंदर जब सेल ऑफ आया था, उस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर ने बाय नहीं किया था, बट इस टाइम पे खतरनाक तरीके से खरीद रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन है। शायद फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं। बाकी यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो $1 बिलियन का फाइन लगा रही है एलॉन मस्क की एक्स के ऊपर। ये बहुत बड़ा फाइन है भाई, $1 बिलियन का फाइन। और रीजन क्या है कि भाई आप इलीगल कंटेंट को या फिर डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, इसलिए किया जा रहा है। देखो ट्विटर पे ये चीज चलती है, या मतलब आज जो एक्स बन चुका है इस पे सारी चीजें चलती है और एक्स वाले इसको रोकते भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ चीजें बोली, उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे हैं। ग्रॉक कुछ भी कर रहा है वो कह रहा भाई हम नहीं मानते। तो यूरोपियन यूनियन के पास आज पावर है, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से खिंचे हुए हैं, क्योंकि उनको बहुत नुकसान होने वाला है
है डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शन का, तो इस चक्कर में हो सकता है कि एलॉन मस्क की कंपनी लपेटे में आई हो, क्योंकि इनकी पहले टेस्ला भी लपेटे के अंदर आती हुई दिखाई दी है। बाकी एलॉन मस्क तो कह रहे हैं भाई मैं फ्री ट्रेड जोन का सपोर्ट करता हूँ यूएस और यूरोप के बीच में, क्योंकि भाई उनको भी अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला है, मैंने जाके डोनाल्ड ट्रंप से बात भी करी है इस चीज के बारे में। यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करके चले, इटालियन गुड्स 20% टैरिफ रेट के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है जो टैरिफ लगाया गया है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है भाई, जिससे यूएस में नौकरियां आएगी, जिससे यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वापसी आएगी। क्या होगा नहीं होगा, लास्ट वीडियो के अंदर किसी ने कमेंट भी करी थी कि क्या ये इंडिया जैसी चीज़ तो नहीं हो जाएगी, जैसे इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, बहुत सारी सब्सिडीज दी गई, बट मेक इन इंडिया मतलब असेंबल इन इंडिया टाइप्स बनता हुआ दिखाई दिया। कहीं यूएस भी असेंबल इन यूएस वाला सीन तो नहीं हो जाएगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की सेल की जो डेडलाइन है उसको 75 डेज और बढ़ा दिया है। यही एक्सपेक्टेशन थी, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बट चाइना वाले नहीं झुक रहे भाई, वो कह रहे झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर बोला, ट्रुथ सोशल के ऊपर, कि भाई हम नहीं चाहते कि टिकटॉक बंद हो, डील जल्दी फाइनलाइज हो, इस चक्कर में हम एक्सटेंड कर रहे हैं डेडलाइन को। बट चाइना की बात करके चले तो चाइना ने जो डील के अप्रूवल के प्रपोजल्स दिए थे वो टैरिफ के बाद में वापसी कर ली है भाई, इतना वो वही इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। चाइना ने यूएस का जो टैरिफ है उसके ऊपर रिटेलिएशन भी किया है। बाकी बड़े नुकसान के अंदर जापान की जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसको $17 बिलियन का लॉस हो सकता है यूएस एक्सपोर्ट के अंदर। और ऐसा क्यों है, 20% जो इनका टोटल एक्सपोर्ट है ना वो यूएस के अंदर होता है और उसके ऊपर टैरिफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कई लोग कहेंगे भाई ये टैरिफ से होगा क्या, इस टैरिफ से क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे या फिर कंपनी को लॉस बियर करना पड़ेगा। आइडियली कंपनी लॉस बियर नहीं करेगी। ये सारा का सारा जो टैरिफ बड़ा होगा उसका मेजर पोर्शन, मैं ये नहीं कह रहा 100% सारा का सारा कस्टमर पे ट्रांसफर होगा, बट उसका मेजर पोर्शन कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी डिमांड कम होगी। आप समझने की कोशिश करो ना, गाड़ी कोई नेसेसिटी तो है नहीं, आपके पास अगर करंट गाड़ी पड़ी है तो पड़ी है। अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, वो करेंटली 10 लाख रुपए की है और अचानक उसके रेट 14 लाख 15 लाख हो जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, भाई ठीक है मेरी वाली सही चल रही है, मैं चलते रहने दो। क्योंकि हो सकता है ना टैरिफ टेम्परेरी हो सकता है ये चीज बाद में नेगोशिएट हो जाए, हो सकता है 1 साल के बाद में कंपनी यूएस के अंदर असेंबल करने लग जाए, तो जो आपने महंगी गाड़ी ली थी 20% 30% जितनी भी परसेंट महंगी ली थी, 1 साल के बाद में प्राइसेस बैक टू नॉर्मल आते हुए दिखाई दे। तो इस चक्कर में माना जा रहा है डिमांड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैगुआर की बात करके चले तो उन्होंने यूएस कार शिपमेंट को रोक दिया है, भाई हम नहीं भेज रहे अब, क्योंकि 25% टैरिफ लग रहा है और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर हम सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स की बात करके चले तो उनके सीईओ का कहना है सबसे गंदा टाइम चुना गया है ये टैरिफ लगाने का। इस टाइम पे यूके की कार प्रोडक्शन का हाल बुरा हो रखा था। अगर 2023 की बात करके चले तो 14% के आसपास यूनिट ड्रॉप दिखाई दिया है। 77% जो आउटपुट हो रहा था वो एक्सपोर्ट्स के लिए हो रहा था। अब मान के चलो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा तो नुकसान तो पड़ेगा ही। बाकी एप्पल वालों ने भी गेम खेली है भाई, 5 प्लेन आईफोन भर के उन्होंने यूएस के अंदर भेजे हैं, क्योंकि भाई अभी टैरिफ लगने वाला है तो टैरिफ कस्टमर पे भी नहीं लगाना पड़े और कुछ महीने का काम चल जाए। इस चक्कर में उन्होंने कट्टे भर के आईफोन भेज दिए भाई यूएस के अंदर, क्योंकि 5 तारीख से टैरिफ लगना था, उससे पहले भेज दो तो उससे पहले उन चीजों के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। और प्लेन एक फास्ट मीडियम है कहीं पे पहुंचाने के लिए, तो आप टैरिफ से बच भी सकते थे। तो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया गया मेरे हिसाब से। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करके चले तो $65 पर बैरल से नीचे जाते हुए दिखाई दिया है, मतलब अगस्त 2021 से नीचे चले गए। आप ग्राफ के अंदर देखो किस तरीके से चल रहा था, एकदम झटके में क्रैश आया है ऑयल के प्राइसेस का। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, जो यूएस में रिसेशन के खतरे दिखाई दे रहे हैं वही इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी इंडिया की बात करके चले तो इंडिया में जो टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टैरिफ की वजह से कहा जा रहा है इंडिया 10 से 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाता है और 10% सरचार्ज लगाता है जो टेलीकॉम इंपोर्ट्स होते हैं यूएस से। अब इंडियन गुड्स के ऊपर 26% टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी, सप्लाई चेन में इश्यूज आ सकते हैं। आईसीए का कहना है कि भाई 0% टैरिफ कर दो यूएस टेलीकम्युनिकेशन गियर्स के ऊपर। रीजन क्या है कि इंडस्ट्री $50 बिलियन की है, बट खाली इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट अभी के टाइम पे $150 मिलियन एनुअली है। तो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।
बट हमारी इंडिया की इंडस्ट्री फ्लरिश होती हुई दिखाई देगी। बाकी स्टार्टअप्स को फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप महाकुंभ के अंदर एक चैलेंज निकाला जहाँ पे 17 करोड़ रुपया प्राइस पूल रखा गया है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए तो। इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने न्यूज में कभी कवर किया था जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी। अगर आप में से किसी ने रजिस्टर किया तो कमेंट सेक्शन में बताना। 150 स्टार्टअप्स पिच करेंगे ग्रैंड जूरी के आगे, और उसके बाद जो फाइनल पिचिंग होगी उनको पैसा भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगी और नेशनल विजिबिलिटी भी मिलेगी। बाकी नावी की बात करके चले तो सचिन बंसल जी ने बोला है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर लिस्टिंग कर देंगे। उनका कहना है कि अब बिजनेस सेट हो चुका है, सब कुछ ठीक है। हमको लगता है अगर हमको कैपिटल की जरूरत है तो पब्लिक एक अच्छा ऑप्शन हो गया है, अब हम उस साइड पे जाते हुए दिखाई देंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अच्छी बात है, बिजनेस अच्छा बना लिया इन्होंने। मतलब मैं बहुत टाइम से इस कंपनी की तारीफ कर रहा हूँ, मुझे एज अ बिजनेस बहुत ही सही डायरेक्शन लगती है इनकी। बाकी डिलीवरी की बात करके चले तो उन्होंने ई कॉम एक्सप्रेस को खरीद लिया 1407 करोड़ के अंदर। और ये बड़ी न्यूज क्यों है? पहली तो भाई 78% डिस्काउंट के ऊपर खरीदा गया है। इस कंपनी की लास्ट वैल्यूएशन थी 7300 करोड़। इतनी ज्यादा वैल्यूएशन घट गई, ऐसा क्यों हुआ? मीशो की वजह से। मीशो ने क्या गेम खेली है, वॉल्वो करके इनका एक खुद का प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से पूरे लॉजिस्टिक की ऐसी तैसी फेर दी इन्होंने, क्योंकि पूरा इंडिया का लॉजिस्टिक था उसका 50% के आसपास लॉजिस्टिक मीशो देखता था, और मीशो ही बहुत सारे लॉजिस्टिक वाली कंपनीज को चला रहा था। बाद में इनको रियलाइज हुआ कि भाई अपना खुद का ही सिस्टम बना लेते हैं। अब इन्होंने खुद का सिस्टम बना लिया जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बच रही है, जिसकी वजह से अभी प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आईपीओ निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इस पर केस स्टडी बनाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये क्या है, वॉल्वो क्या है, कैसे इन्होंने पूरा पूरा बिजनेस मॉडल रिवैम्प किया है। जहां पे ई कॉमर्स कंपनीज पैसा नहीं कमा पा रही वहां पर ये 200-300 रुपए के प्रोडक्ट बेच के कैसे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। बनानी चाहिए केस स्टडी, कमेंट सेक्शन में बताना इस पे। बाकी फिनटेक जय किसान की बात करके चले तो 26.5 करोड़ रुपीस उन्होंने रेज करे हैं अपने एक्सटेंडेड सीरीज बी राउंड के अंदर। 2017 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी जहां पर एक तरह से न्यू बैंक की तरह ऑपरेट करती है रूरल इंडिया के लिए, जहां पे इंडिविजुअल्स को क्रेडिट या बिजनेस को लोन टाइप्स प्रोवाइड करती है। बाकी स्निच की बात करके चले जो कि शार्क टैंक पे आई थी, भाई मेरे हिसाब से शार्क्स का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट था पूरे पूरे शार्क टैंक हिस्ट्री का अभी तक। 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया भाई कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इनका एबिटा 5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। अगर हम बात करके चले 30 करोड़ पे पहुंच गया। इनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है 50% ड्रॉप हुई है। 80% जो इनकी सेल है वो इनके खुद के चैनल से आ रही है, मतलब वेबसाइट वगैरह से या फिर खुद के स्टोर से आ रही है। मार्केट प्लेस पे खाली 15% रिलाई कर रहे हैं। 51 स्टोर इनके हो गए हैं बहुत सारी सिटीज के अंदर, और प्लान है 50 और स्टोर्स खोलने का आने वाले 6 महीने के अंदर। इनका ऐसा कहना है जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वो प्रॉफिटेबल है और बहुत ही हाई रिटेंशन रेट है। दिसंबर 2025 के अंदर ये मिडिल ईस्ट में भी पायलट करने का प्लान कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अपना रेवेन्यू 1000 करोड़ तक ले जाने का इनका प्लान है भाई। और जब इनका प्रॉफिट 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा तभी अपना आईपीओ निकालेंगे। मतलब कुछ शार्क्स ऐसे होंगे जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा और खुद का उनका आईपीओ नहीं होगा, ये आईपीओ निकाल देंगे। बाकी इंडिया के अंदर अगर को वर्किंग स्पेस लीजिंग की बात करके चले तो 43% ड्रॉप आया भाई। मतलब लोग को वर्किंग प्रेफर नहीं कर रहे। और अगर ओवरऑल ग्रॉस ऑफिस लीजिंग की बात करके चले तो 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दी है। मतलब लोग पूरा ऑफिस लेना पसंद कर रहे हैं, कोवर्किंग उतना पसंद नहीं कर रहे। मतलब कोवर्किंग का डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप में से कोई कोवर्किंग में काम करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस कोवर्किंग में हूं और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप कोवर्किंग के अंदर खुश हो या फिर नहीं हो। एक ऑनेस्ट रिप्लाई देना, क्यों ये मार्केट डाउन जा रही है मुझे ये समझना है। बाकी ताजमहल की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए उन्होंने टिकट बेच के कमा लिया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देखो भाई, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, सन टेम्पल, ये सब के सब टॉप के ऊपर है। बट कितना बड़ा फर्क है ताजमहल उसके बाद कुतुब मीनार के अंदर। मतलब मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं आज तक शायद 1 बार या 2 बार कुतुब मीनार गया हूँ। बाकी यूट्यूब की बात करके चले तो वो डिज्नी को ओवरटेक कर सकता है। अगर मीडिया कंपनी की बात करके चले, मतलब सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी रेवेन्यू टर्म्स में। यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं, अगर यूट्यूब एज अ अलग बिजनेस गूगल का निकल के आए ना तो उसकी खुद की वैल्यूएशन भी 475 से 550 बिलियन डॉलर के बीच में हो सकती है। मतलब गूगल के 30% मार्केट कैप के आसपास। 2006 के अंदर गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था, पर आज देखो भाई कहां कंपनी पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर है ये, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम हो रहा है टेक की इंडस्ट्री के अंदर। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मार्केट की उम्मीद लाल की ही है कि त्राही त्राही दिखाई देगी। बाकी तो जब डे एंड होगा तभी पता लगेगा, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।